स्वास्तिक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बेटा, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कार्य ऊर्जा पढ़ा था, तो उसमें हमने आपको पिछले वाले लेक्चर में ऊर्जा पढ़ाया था। अब उसी ऊर्जा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। उसी में एक हेडिंग आती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये प्रमेय कहती है कि किसी पिंड पर सभी बलों के द्वारा किया जाने वाला कार्य उस पिंड की गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू नेट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो सभी बलों द्वारा कृत कुल कार्य आ गया, इसमें आपके सभी बल आ जाते हैं। ठीक है, सभी बल। अब क्वेश्चन जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय पर जो बनते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। लिखा है एक पिंड जिसका द्रव्यमान m है, v0 वेग से उससे क्षैतिज तल पर चला दिया जाता है। गतिशील कर देते हैं। कितनी दूरी तय करके पिंड रुक जाएगा? घर्षण गुणांक का मान म्यू है। एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है, उसे v0 वेग से चला दिया जाता है। ये पिंड कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है और फ्रिक्शन के कारण रुक जाता है। हमें ये पता करना है कि पिंड ने जो दूरी तय की होगी वो दूरी कितनी होगी। स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनना है। ये रुक्ष तल है जिसका घर्षण गुणांक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। इस बॉडी का मास m है। इसे प्रारंभिक वेग v0 दे दिया जाता है। ये पिंड इस तल पर आगे बढ़ेगा। घर्षण के कारण इसमें मंदन उत्पन्न होगा। कुछ दूर जाकर के ये पिंड रुक जाएगा। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए इस पिंड ने जो दूरी तय की होगी उस दूरी का मान कितना होगा। अब इस क्वेश्चन का एक सलूशन तो हमने आपको घर्षण वाले चैप्टर में करा दिया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय से कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए बेटा, जिस समय पिंड आगे बढ़ रहा होगा उस समय इस पिंड पर दो बल कार्य करेंगे। घर्षण बल पीछे की ओर F के, इसका वेट mg नीचे की ओर, जो अभिलंब प्रतिक्रिया द्वारा संतुलित हो जाएगा। हम देखते हैं जिस समय पिंड में गति होगी F के पीछे की ओर काम कर रहा होगा और जो विस्थापन होगा डिस्प्लेसमेंट वो आगे की ओर होगा। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो बेटा 180 अंश होगा। पूरी गति में, पूरे मोशन में जो वर्क किया जाएगा वो फ्रिक्शन के कारण होगा। तो जो वर्क आएगा हमारा वो होता है F S cos थीटा। F की जगह F के, S विस्थापन, cos 180। cos 180 बेटा -1 होता है। तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आया ना वो हमारा आया -FKS। अब ये FK हम जानते हैं, ये होता है म्यू mg। अगर कोई पिंड क्षैतिज तल पर रखा हुआ हो तो घर्षण बल आता है म्यू n का मान mg के इक्वल हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आया -μmgs। अब इसके बाद शुरुआत में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी? वो आएगी ½ mv1²। अंत में गतिज ऊर्जा जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो होगी ½ mv2²। ½ m, शुरुआत में वेलोसिटी v0 है, v0²। अंत में जो वस्तु है हमारी वो फाइनली रुक जाती है 0। K2 हो गया 0। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा देते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है W = डेल्टा K।
W आया हमारा माइनस म्यू एम जी एस, दैट इज इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के का मतलब हुआ K2 माइनस K1 माइनस म्यू एम जी एस, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ से जो स्टॉपिंग डिस्टेंस s आई वो आया वी नॉट स्क्वायर अपान 2 म्यू जी। ऐसा ही रिजल्ट हम लोग घर्षण वाले चैप्टर में भी ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पर ये प्रयोग करना सिखाया है कि किस तरीके से कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करके भी जो रुकने वाली दूरी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है, उसे निकाला जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एक पिंड जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, एक सीधी रेखा के अनुदिश गतिशील है। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। यह पिंड एक सीधी रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। जो दूरी है ना वो समय t पर निर्भर कर रही है। आपको प्रथम 2 सेकंडों में किया जाने वाला कार्य ज्ञात करना है। जो दूरी है उसका जो सूत्र है वो है x इक्वल टू 4t स्क्वायर। क्वेश्चन को कायदे से समझते हैं। द्रव्यमान दे रखा है और दूरी दे रखी है। सबसे पहली स्टेप जो है वो ये है कि x इक्वल टू 4t स्क्वायर है। हम जानते हैं कि अगर हम दूरी का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी v इक्वल टू ds बाई डी टी, डी एस की जगह dx बाई डी टी, और जो x का डिफरेंशिएशन है वो हमारा आएगा 8t। अगली स्टेप पर आते हैं। प्रथम 2 सेकंडों में, ये जो प्रथम 2 सेकंड है ना, इसका मतलब है स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 से यहाँ पर पहला सेकंड ख़त्म हुआ, यहाँ पर दूसरा सेकंड ख़त्म हुआ। हमको इतने ड्यूरेशन के लिए वर्क पता करना है। स्टार्टिंग है समय t बराबर 0 से और जो समाप्ति है वो है t बराबर 2 सेकंड पर। अब जब t बराबर 0 है तो v कितना आएगा, तो उसको हम v1 कहेंगे। 8t, 8 इंटू 0, ये 0 आ गया। जब t इक्वल टू 2 है तो वेलोसिटी कितनी आएगी, 8 इंटू 2, ये 16 आ गया। अब कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा देते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है W इक्वल टू डेल्टा के। डेल्टा के मतलब K2 माइनस K1। K2 कितना, हाफ एम वी टू स्क्वायर
K1 हाफ mv1 हाफ मास आया बेटा 2 किलोग्राम, वेलोसिटी 16 का स्क्वायर माइनस हाफ मास आया 2, शुरुआती वेलोसिटी 0, तो ये आएगा 256 जूल। तो ये हम लोगों ने कार्य ऊर्जा प्रमेय के 2 क्वेश्चन देख लिए। अगला टॉपिक है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को समझने के लिए हम लोग स्प्रिंग का उदाहरण लेते हैं। देखिए, एक स्प्रिंग है हमारे पास, उस स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ कर दिया गया है, बांध दिया गया है। स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, वो K है। अब इस स्प्रिंग पर हमने फोर्स लगाया और फोर्स लगा करके इसको X खींच दिया। अच्छा, जब हम इस स्प्रिंग को X खींच देंगे उस समय जो स्प्रिंग पर लगाया गया फोर्स होगा, जो हमने लगा रखा होगा एक्सटर्नल फोर्स, वो होगा F, और जो स्प्रिंग ने फोर्स लगा रखा होगा वो होगा KX। ये फोर्स F इस KX फोर्स के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग वर्क करेंगे, हम लोग जो वर्क करेंगे, दैट वर्क इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फोर्स, उस वर्क को हम इस फोर्स की सहायता से प्राप्त करेंगे। ये फोर्स जो F होगा वो KX होगा। तो 0 to x KX dx। अच्छा, ये फार्मूला क्यों लगाया? क्योंकि जो फोर्स है हमारा F, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ध्यान रखना, बाह्य बल, ये KX है और F हमारा x पर निर्भर कर रहा है। तो ये कैसा बल है? परिवर्ती बल है। अब अगर ये परिवर्ती बल है तो परिवर्ती बल द्वारा किया जाने वाला कार्य का फार्मूला लगाएंगे। K कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बेटा, x का इंटीग्रेशन x²/2, और ये जो लिखा हुआ ना 0 से x, इसका मतलब है शुरुआत में स्प्रिंग की लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, x 0 था, और अब हमने इसकी लंबाई को बढ़ा करके x कर दिया है। यानी जो लोअर लिमिट है वो 0 है और जो अपर लिमिट है वो x है। तो ये जो वर्क आया, ये आया kx²/2। ये बेटा जो वर्क है ये ही स्प्रिंग में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ये वर्क ही स्प्रिंग के अंदर जिस रूप में संचित होता है उसी रूप को हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो इसी वर्क के इक्वल होगी, U = W = kx²/2। एक चीज़ और ध्यान देना, U का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे स्प्रिंग की लंबाई बढ़ाई जाए या स्प्रिंग की लंबाई घटाई जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। देखो बेटा, स्प्रिंग के लिए K कांस्टेंट हो जाएगा। अब K कांस्टेंट हो गया तो U का मान x पर निर्भर करेगा, तो U प्रोपोर्शनल टू x² आ गया। अब अगर इसको हम देखें तो ये जो समीकरण है ये हमारा y प्रोपोर्शनल टू x² की तरह है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोला की तरह होगा। तो ये जो पैराबोला आएगा वो हमारा इस तरीके से आएगा। इसकी भी ट्रिक है बेटा, वो ट्रिक ये है कि जो भी सिंगल पावर में होता है, जैसे यहाँ पे U सिंगल पावर में है, तो जो सिंगल पावर में होगा उसी को पैराबोला घेरे रहेगा। तो जो U है ना, U जिस एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा पैराबोला उसी को घेरे रहेगा। ठीक है। अब अगर ग्राफ हम U और x² के बीच खींचें तो U = ½ kx²। तो U को हम कैपिटल Y मान लें और x² को कैपिटल X मान लें। तो अगर U और x² के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो वो ग्राफ हमारा y = ½ kx के सिमिलर होगा, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये ग्राफ हमारा सीधी रेखा के रूप में आएगा। बहुत ध्यान से समझ लेना है
अगर ग्राफ u और एक्स स्क्वायर के बीच खींचा जाता है तो ये ग्राफ हमारा बनेगा परवलय, पैराबोला। और अगर यही ग्राफ हमारा u और एक्स स्क्वायर के बीच खींचा जाता है तो ये ग्राफ हमारा बनेगा सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब देखते हैं बेटा, अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ग्राफ अच्छे से याद कर लेने हैं। कॉन्सेप्ट है u, जो मतलब स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर उसी स्प्रिंग का हम प्रयोग करें तो जो u होगा ना वो हमारा x पर निर्भर करेगा, क्योंकि स्प्रिंग अगर वही है तो k में तो चेंज होना नहीं है, तो u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अब मान लीजिए दो पोजीशन है, एक बार हमने स्प्रिंग को x1 खींचा, एक बार x2 खींचा। जब x1 खींचेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड u1 होगी, जब x2 खींचेंगे तो स्टोर्ड एनर्जी u2 होगी। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये जो ट्रिक है वो तब लगाई जाती है जब आपसे कहा जाए कि उस एक स्प्रिंग को इतना खींचने पर एनर्जी स्टोर होती है, अगर उसी स्प्रिंग में फर्दर इतना इलांगेशन कर दें तो फिर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक शब्द होता है कि वही स्प्रिंग। तो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। हमसे कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, उस स्प्रिंग की लंबाई में जब x वृद्धि की जाती है तो उसमें संचित ऊर्जा u है, और जब स्प्रिंग की लंबाई में पुनः x वृद्धि कर देते हैं तब संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। एक चित्र से हम आपको इसको समझा रहे हैं। ये नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। पहले हमने इस स्प्रिंग की लंबाई में x वृद्धि की, फिर हमने इसी स्प्रिंग की लंबाई में इसके पश्चात x वृद्धि और कर दी। तो यहाँ पर जो वृद्धि है वो x है और यहाँ पर जो वृद्धि है वो 2x है। ये x और ये x सब मिला करके 2x। तो देखो बेटा, इसमें जो x1 है हमारा वो x है और जो x2 है वो 2x है। u1 बटे u2 इक्वल टू x1 बाई x2 का होल स्क्वायर। u1 u है, u2 हमसे पूछ रहे हैं, ये x है, ये 2x है। u बाई u2 इक्वल टू 1/4। u2 हो गया 4u। अब अभी भी क्वेश्चन में थोड़ा समझना है। हमसे कह रहे हैं, अगर हमसे क्वेश्चन में ये कहा जाता कि पुनः x वृद्धि कर देते हैं तो बताइए संचित ऊर्जा का मान कितना होगा, तो 4u हो जाता। हमसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कितनी और ऊर्जा संचित हो जाएगी, अतिरिक्त ऊर्जा का मान बताइए। तो संचित अतिरिक्त ऊर्जा, स्टोर्ड एक्सेस एनर्जी, तो पहले कितनी थी u1, बाद में कितनी हुई u2, कितनी एक्स्ट्रा हो गई u2 माइनस u1, 4u माइनस u 3u। तो आपका जो इसमें विकल्प होगा बेटा वो 3u होगा।